गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं गैब्रियल गार्सिया मार्क्वेज की एक फेमस शॉर्ट स्टोरी आई सेल माई ड्रीम्स। ये कहानी सिर्फ एक औरत की कहानी नहीं है, ये कहानी है सपनों, अंधविश्वास और रियलिटी के बीच के पतले फर्क की। इस स्टोरी में राइटर हमें कंफ्यूज भी करता है और सोचने पर मजबूर भी करता है। क्या सपने सच में फ्यूचर बता सकते हैं या इंसान खुद उन्हें सच बना देता है? कहानी शुरू होती है हवाना के एक होटल से। सुबह 9 बजे का समय है। सब लोग टेरेस पर ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। मौसम साफ है, धूप निकली हुई है, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है। लेकिन अचानक समुद्र की तरफ से एक बहुत बड़ी लहर आती है, इतनी बड़ी कि वो रोड पर चल रही गाड़ियों को उड़ा देती है और उनमें से एक गाड़ी को सीधा होटल की दीवार में घुसा देती है। सोचिए जरा, एक कार होटल की दीवार के अंदर घुसी हुई। होटल में अफरा तफरी मच जाती है, शीशे टूट जाते हैं, लोग डर जाते हैं, हर तरफ पैनिक। कुछ घंटों बाद सब नॉर्मल हो जाता है, लेकिन एक बात अभी भी अजीब है। वो कार जो दीवार में घुसी हुई थी, जब क्रेन से कार को बाहर निकाला जाता है तब पता चलता है कि उसके अंदर एक औरत की लाश है। वो स्टीयरिंग व्हील के पीछे बंधी हुई थी। एक्सीडेंट इतना भयानक था कि उसकी हड्डियां तक टूट चुकी थी। लेकिन नैरेटर का ध्यान एक और चीज पर जाता है। उस औरत के हाथ में एक सोने का सांप जैसा रिंग था, जिसमें हरे रंग के पत्थर लगे हुए थे। ये रिंग देखते ही नैरेटर को कुछ याद आता है। वो सोचने लगता है, क्या ये वही औरत हो सकती है जिसे मैं पहले जानता था? नाम देखकर नैरेटर को कोई पहचान नहीं होती, लेकिन रिंग उसे 34 साल पुरानी एक यादों में ले जाती है। अब कहानी पास्ट में चली जाती है। 34 साल पहले नैरेटर वियना में था। वहाँ वो एक टैवरेन में जाता था जहाँ लैटिन अमेरिकन स्टूडेंट्स मिलते थे। वहीं उसकी मुलाकात एक अजीब औरत से होती है। वो ऑस्ट्रिया में रहती थी। उसका असली नाम कोई नहीं जानता था। लोग उसे एक अजीब जर्मन नाम से बुलाते थे, फ्रॉ फ्रीडा। वो खूबसूरत नहीं थी, थोड़ी मोटी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सा कॉन्फिडेंस था। और सबसे अजीब बात, उसकी उंगलियों में वही सांप वाला रिंग था। नैरेटर क्यूरियस होकर उससे पूछता है, आप काम क्या करती हैं? और वो बिना झिझक के कहती है, आई सेल माई ड्रीम्स, मैं अपने सपने बेचती हूँ। यहीं से कहानी सच में शुरू होती है। अब सवाल ये उठता है, सपने बेचने का मतलब क्या होता है? क्या वो फ्यूचर बताती थी या लोगों के डर का फायदा उठाती थी? इसका जवाब हमें आगे मिलेगा। अब कहानी हमें ले जाती है फ्रॉ फ्रीडा के बचपन की तरफ। वो कोलंबिया के एक अमीर दुकानदार की बेटी थी। उनके घर में 11 बच्चे थे और उन सब में वो तीसरे नंबर पर थी। बचपन से ही उसकी एक अजीब आदत थी। वो रोज सुबह नाश्ते से पहले अपने सपने बताती थी। उसका मानना था कि सुबह के सपने सबसे सच्चे होते हैं और धीरे धीरे उसके घर वाले भी उसकी बातों को सीरियसली लेने लगे। एक दिन जब वो 7 साल की थी, उसने सपना देखा कि उसका एक भाई पानी में बह गया। उसने अपनी माँ को बताया। माँ डर गई। उन्होंने तुरंत अपने बेटे को नदी में नहाने से मना कर दिया। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट आता है। फ्रॉ फ्रीडा कहती है, इस सपने का मतलब ये नहीं है कि वो डूबेगा, इसका मतलब है कि उसे मिठाई नहीं खानी चाहिए। सोचिए जरा, सपने में पानी, लेकिन मीनिंग निकला मिठाई से। सबको ये अजीब लगा, लेकिन माँ ने फिर भी उसकी बात मान ली। माँ तो माँ होती है। उन्होंने अपने बेटे को मिठाई खाने से मना कर दिया। लेकिन एक दिन वो लड़का चुपके से कैरेमल खा रहा था और अचानक उसका गला अटक गया और उसे बचाया नहीं जा सका। वो मर गया। अब आप सोचिए, क्या ये सच में सपने की प्रेडिक्शन थी या सिर्फ एक कोइंसिडेंस? लेकिन उस घर के लिए ये कोइंसिडेंस नहीं था। उन्होंने मान लिया कि फ्रॉ फ्रीडा के सपने सच होते हैं। यहीं से उसकी प्रोफेटिक पावर शुरू होती है। समय बीता, वो ऑस्ट्रिया पढ़ने चली गई, लेकिन वहाँ उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी। ठंड भरी सर्दियों में उसके पास पैसे तक नहीं थे। तब उसने एक फैसला लिया। वो एक अमीर घर में काम मांगने गई और जब उन्होंने पूछा, तुम क्या कर सकती हो, तो उसने सीधा जवाब दिया, मैं सपने देखती हूँ। सोचिए, कोई और होता तो शायद कुकिंग या क्लीनिंग बोलता,
लेकिन उसने अपनी सबसे अजीब क्वालिटी को ही अपना प्रोफेशन बना लिया। वो फैमिली रिलीजियस थी, थोड़ी अंधविश्वासी भी। उन्होंने उसे रख लिया। अब हर सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पर वो अपने सपनों के थ्रू उन्हें फ्यूचर बताती थी, किसको क्या करना है, कौन सा काम अवॉइड करना है, किस दिन घर से बाहर नहीं जाना। धीरे धीरे पूरा घर उसके सपनों पर डिपेंड हो गया। उसकी अथॉरिटी इतनी बढ़ गई कि घर के फैसले भी उसकी मर्जी से होने लगे। राइटर यहाँ हमें एक सबटल मैसेज देता है, जब लोग डर और अनसर्टेनिटी में जीते हैं तब वो किसी भी चीज पर विश्वास कर लेते हैं जो उन्हें फ्यूचर का कंट्रोल दे सके। नैरेटर खुद कहता है कि उसे लगता था कि शायद ये सब उसके सर्वाइवल का एक तरीका था। मतलब शायद वो सच में फ्यूचर नहीं देख सकती थी, शायद वो बस लोगों के डर को समझकर उन्हें गाइड करती थी। और धीरे धीरे उसने उस फैमिली की प्रॉपर्टी तक हासिल कर ली। अब सवाल ये है, क्या वो चालाक थी या सच में गिफ्टेड थी? इसका जवाब राइटर क्लियर नहीं देता, और यही इस स्टोरी का मैजिक है। अब तक हमने देखा कि फ्रॉ फ्रीडा का सपनों पर कंट्रोल कैसे बढ़ता गया। अब कहानी आती है नैरेटर पर। नैरेटर वियना में स्ट्रगल कर रहा था, पैसे कम थे। वो स्टूडेंट्स के साथ एक सस्ती टैवरन में जाया करता था। वहीं कभी कभी फ्रॉ फ्रीडा भी आती थी। वो सबको खाना खिलाती थी, उसके पास पैसे थे, लेकिन नैरेटर को हमेशा लगता था ये सब सपनों का बिजनेस कुछ अजीब है। एक रात सब लोग बियर पी रहे थे, माहौल हल्का सा इमोशनल था। तब फ्रॉ फ्रीडा नैरेटर के पास आती है और धीरे से कहती है, मैंने कल रात तुम्हारे बारे में सपना देखा है। नैरेटर सीरियस हो जाता है। वो आगे कहती है, तुम तुरंत वियना छोड़ दो और 5 साल तक वियना वापस मत आना। बस इतना ही, ना रीजन ना एक्सप्लेनेशन, सिर्फ वार्निंग। अब यहाँ कहानी का सबसे पावरफुल साइकोलॉजिकल पॉइंट आता है। नरेटर उसकी बात पर विश्वास कर लेता है। उसी रात वो ट्रेन पकड़कर वियना छोड़ देता है। सोचिए, किसी ने बस एक सपना बताया और आप अपनी ज़िंदगी का शहर छोड़ देते हैं। यहाँ राइटर हमें दिखाता है कि इंसान चाहे कितना भी लॉजिकल क्यों ना हो, अंदर से वो अंधविश्वास का शिकार हो सकता है। नरेटर कहता है, उस दिन के बाद से उसे लगता था जैसे वो किसी बड़े एक्सीडेंट से बच के गया हो। लेकिन सच क्या था? कोई एक्सीडेंट हुआ ही नहीं था। फिर भी उसके दिमाग में एक परमानेंट फियर बैठ गया और वो कभी वियना वापस नहीं गया। यहाँ स्टोरी का थीम और क्लियर हो जाता है। सपना सच हुआ या नहीं ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है इंसान ने उसे सच मान लिया, और जब हम किसी चीज़ को सच मान लेते हैं तो वो हमारी रियलिटी बन जाती है। ये कहानी का सबसे डीप मैसेज है। समय बीतता है। 13 साल बाद नरेटर बार्केलोना में एक फेमस पोइट से मिलता है और वहाँ फिर से उसकी मुलाकात होती है फ्रॉ फ्रीडा से। अब वो बूढ़ी हो चुकी है, थोड़ी मोटी भी हो गई है, लेकिन उसकी उंगली में अब भी वही सांप वाला रिंग है, स्नेक रिंग, जो शुरू से मिस्ट्री का सिंबल बना हुआ है। अब कहानी पहुंचती है बार्केलोना। यहाँ नैरेटर की मुलाकात होती है एक मशहूर कवि पैब्लो नेरूदा से। वो एक बहुत बड़ी लैटिन अमेरिकन पोइट थे। उनकी पर्सनैलिटी रॉयल थी। राइटर उन्हें रेनेसांस पॉप से कंपेयर करते हैं क्योंकि वो खाने के शौकीन थे, रिफाइंड थे और जहाँ जाते थे सेंटर ऑफ अटेंशन बन जाते थे। एक दिन नैरेटर उनके साथ लंच कर रहे होते हैं। सी फूड से भरी हुई टेबल, मेडिटेरेनियन रेस्टोरेंट का माहौल। तब नेरूदा धीरे से कहते हैं, मुझे लग रहा है कोई मुझे पीछे से देख रहा है। नैरेटर मुड़कर देखते हैं और वहां बैठी होती है फ्रॉ फ्रीडा। अब वो बूढ़ी हो चुकी है, थोड़ी मोटी भी हो गई है, लेकिन उसकी उंगली में वही स्नेक रिंग है। उसे कॉफी के लिए टेबल पर बुलाया जाता है। नैरेटर चाहता है कि नेरूदा उसके सपनों की पावर देखे, लेकिन नेरूदा सीधा कहते हैं, मैं फ्यूचर बताने वाले सपनों पर विश्वास नहीं करता, सिर्फ पोइट्री क्लेयरवोयेंट होती है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ राइटर एक कंपैरिजन करता है सपनों और कविताओं के बीच। क्या कल्पना सिर्फ पोइट का हक है या कोई और भी फ्यूचर देख सकता है? लंच के बाद नेरूदा सिएस्टा लेते हैं, सिर्फ 10 मिनट की नींद। उठने के बाद वो कहते हैं, मैंने सपना देखा कि वो औरत मेरे बारे में सपना देख रही थी। सोचिए, सपने के अंदर सपना, ये एक फिलोसॉफिकल मोमेंट है। नैरेटर मजाक में कहते हैं, ये तो बॉर्जेस जैसा आइडिया लगता है। मतलब ये एक फिलोसॉफिकल मेज जैसा कॉन्सेप्ट है।
शाम को जब वो लोग शिप पर अलविदा कहने आते हैं तब फ्रॉ फ्रीडा कहती है, मैंने सपना देखा कि पोइट मेरे बारे में सपना देख रहा था। अब दोनों का सपना एक जैसा, ये कोइंसिडेंस है या मैजिकल कनेक्शन? यह राइटर हमें क्लियर जवाब नहीं देता और यही मैजिकल रियलिज्म का पीक मूवमेंट है। रियलिटी और इमेजिनेशन बिल्कुल मिक्स हो जाते हैं। फ्रॉ फ्रीडा खुद कहती है, कभी कभी मेरे सपनों में भी एक सपना आ जाता है जिसका रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं होता। ये लाइन सबटल है। इससे लगता है शायद वो भी मानती है कि हर सपना फ्यूचर नहीं बताता। यहाँ से रीडर कंफ्यूज हो जाता है, क्या वो सच में गिफ्टेड है या बस एक इंटेलिजेंट सर्वाइवर? अब कहानी वापस आती है हवाना वाले इंसिडेंट पर। नरेटर को याद आता है उस कार एक्सीडेंट में मरी हुई औरत के हाथ का स्नेक शेप्ड गोल्डन रिंग, वही रिंग जो उसने 34 साल पहले वियना में देखा था, वही रिंग जो बार्केलोना में भी देखा था। अब नरेटर के मन में एक डाउट उठता है, क्या वो मरी हुई औरत फ्रॉ फ्रीडा ही थी? कुछ महीनों बाद नरेटर की मुलाकात होती है पोर्टुगीज एम्बेसडर से, वही एम्बेसडर जिसके घर में वो औरत काम करती थी। नरेटर कैजुअली पूछता है, वो औरत कैसी थी? एम्बेसडर बहुत इम्प्रेस लगता है। वो कहता है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी, आप उस पर कहानी लिखने पर मजबूर हो जाते। ये लाइन इंटरेस्टिंग है। एम्बेसडर उससे स्पेशल, मिस्टीरियस और पावरफुल बताता है, लेकिन नरेटर के मन में अब भी डाउट है। अंत में नरेटर सीधा सवाल करता है, इन सिंपल वर्ड्स वो क्या करती थी? एम्बेसडर थोड़ा रुक कर कहता है, नथिंग, शी ड्रीम्ड। बस यहीं से कहानी का सबसे आयरॉनिक मोमेंट बनता है। पूरे जीवन में लोग उसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझते रहे, उसे पावरफुल मानते रहे, उस पर अपनी जिंदगी के फैसले छोड़ते रहे, और आखिर में सच क्या निकला? वो सिर्फ सपने देखती थी। अब रीडर कंफ्यूज हो जाता है, क्या वो सच में सिर्फ सपने देखती थी या उसने अपने सपनों के थ्रू लोगों की जिंदगियां कंट्रोल की? क्या नरेटर का वियना छोड़ना सिर्फ एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट था या सच में कोई डेंजर था? राइटर हमें क्लियर आंसर नहीं देता और यही इस स्टोरी की ब्यूटी है। स्नेक रिंग पूरी कहानी को जोड़ता है। सांप का मतलब हो सकता है रहस्य, चालाकी, साइकिल ऑफ लाइफ या फिर टेम्पटेशन। रिंग एक सर्किल होता है जिसका ना कोई शुरू होता है ना कोई एंड, बिल्कुल इस कहानी की तरह। अब पूरी कहानी को अगर एक लाइन में समझे तो ये सिर्फ एक औरत की कहानी नहीं है, ये कहानी है इंसान के दिमाग की। इंसान फ्यूचर से डरता है, अनसर्टेनिटी से डरता है, इसलिए जब कोई उसे फ्यूचर का कंट्रोल देने की बात करता है वो उस पर भरोसा कर लेता है, चाहे वो सपने ही क्यों ना हो। नरेटर खुद कहता है कि उसे लगता था शायद फ्रॉ फ्रीडा के सपने सिर्फ सर्वाइवल के तरीके थे, मतलब शायद वो फ्यूचर नहीं देख सकती थी। लेकिन जब उसने नरेटर को वियना छोड़ने को कहा तो नरेटर ने उसकी बात मान ली। ये कॉन्ट्राडिक्शन इम्पॉर्टेंट है। वो मानता नहीं था लेकिन फिर भी मानता था। यही ह्यूमन साइकोलॉजी है। इंसान मॉडर्न हो सकता है लेकिन अंधविश्वास से पूरी तरह से फ्री नहीं होता। अगर किसी को यकीन दिला दिया जाए तो वो अपनी रियलिटी खुद बना लेता है। नरेटर को कभी पता नहीं चला कि वियना में कोई डेंजर था भी या नहीं, लेकिन उसे जिंदगी भर लगा कि वो किसी डिजास्टर से बच गया। इस कहानी में रियलिटी और इमेजिनेशन मिक्स हो जाते हैं। ड्रीम इनसाइड ड्रीम, स्नेक रिंग, कोइंसिडेंस, सब कुछ रियल भी लगता है और अनरियल भी। सबसे बड़ी आयरॉनी क्या है? पूरे जीवन लोग उस औरत को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझते रहे, आखिर में जवाब मिलता है, शी डिड नथिंग, शी ड्रीम्ड। ये लाइन सिंपल है लेकिन पावरफुल है। सपना देखना नथिंग कैसे हो सकता है जब उसने लोगों की जिंदगी पर इतना इम्पैक्ट डाला? यहाँ राइटर सबटेल मैसेज देता है, कभी कभी नथिंग ही सब कुछ होता है। कहानी का सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि सपने सच थे या झूठ, असली सवाल ये है, क्या हम अपनी जिंदगी फैक्ट्स के बेसिस पर जीते हैं या फियर के बेसिस पर? फ्रॉ फ्रीडा ने शायद फ्यूचर नहीं देखा लेकिन उसने लोगों के दिमाग को समझा और शायद वही उसकी असली पावर थी। आई सेल माई ड्रीम्स एक ऐसी कहानी है जो इंसान की साइकोलॉजिकल वीकनेस को दिखाती है। गैब्रियल गार्सिया मार्क्वेज ने मैजिकल रियलिज्म का यूज़ करके रियलिटी और इमेजिनेशन को मिक्स किया। स्टोरी का मेन मैसेज है, इंसान लॉजिकल होने के बाद भी अंदर से अंधविश्वासी हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन क्लियर लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट में लिखिए, और अगर आप इंग्लिश लिटरेचर को सिंपल और क्लियर लैंग्वेज में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।